मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब फ्रेंड्स? हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री में हमने आपको मध्य पाषाण काल शुरू किया था। उच्च पूर्व पाषाण काल हम लोगों का द एंड हो गया था। मध्य पाषाण काल में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें, उसकी विशेषता बता दिया था। अब स्थल की बारी है। स्थल के बाद मानवीय जीवन कैसा था, उसके कल्चर से कैसे थे, उसकी संस्कृति कैसी थी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है, वो उसके स्थल पूरे भारत में मिले हुए हैं। पूरे भारत में उसके स्थल कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, ये सब हम लोग अब देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला यूपी। यूपी में इलाहाबाद प्रतापगढ़। यूपी में इलाहाबाद प्रतापगढ़ के सराय नहर राय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय जो कि इलाहाबाद प्रतापगढ़ में है, वहाँ पर जी.आर. शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया। जी.आर. शर्मा जो है भारतीय पुरातत्व के बहुत बड़े पुरातत्विक थे। इन्होंने उत्खनन किया। इलाहाबाद के चौपानी मांडो एक स्थान है। चौपानी मांडो में जो है पूर्व पूर्व पाषाण काल से लेकर के उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृति का विकास हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, चौपानी मांडो में इन्होंने पूर्व पाषाण काल से लेकर के उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृति जो थी वो चौपानी मांडो में देखने के लिए मिलती है। तीसरा, यहाँ पर झोपड़ी के गोल फर्श पाए गए हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर लिखा गया उत्तरवर्ती चरण पत्थर का फर्श। उत्तरवर्ती चरण में क्या हुआ, प्रारंभिक चरण जो था वहाँ पर गोल फर्श मिला है, लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृति आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये फर्श पत्थर के फर्श में तब्दील होते गए। पत्थर के फर्श से आज आप देखेंगे जो आधुनिक युग है, यहाँ पर आधुनिक टाइल्स की फर्श, सीमेंटेड फर्श इत्यादि देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे पहला फर्श था झोपड़ी के गोल फर्श, ये 8000 साल पहले हमको चौपानी मांडो में देखने को मिलता है। आज भी आप भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर गोबर और मिट्टी के लेप से फर्श को बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं। फिर आगे आपका है सरकंडे या बांस के निशान वाले पक्की मिट्टी के पिंड, जिससे लगता है कि मिट्टी व बांस की दीवारें बनाई जाती थी। आज भी आप जो पुराने इलाके हैं, पुराने ग्रामीण भारत के इलाके हैं, वहाँ पर आप चले जाइए तो वहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती है, कहीं कहीं अभी भी भारत पूरा डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पर मिट्टी के घर या मिट्टी के दीवार बनाए जाते हैं और सरपत बांस के छान या फिर घर बना करके घास फूस के घर बनाए जाते हैं। तो वो जो चित्र मिला है सरकंडे या बांस का निशान, सरकंडे और बांस का निशान तभी व्यक्ति बनाएगा जब उसका वो यूज करे। और सरकंडे और बांस का निशान बड़े पैमाने पर उपयोग करने का मतलब है कि वहाँ पर घर वगैरह भी उसके बनते होंगे। अब हम आते हैं विंध्य क्षेत्र। जो विंध्य क्षेत्र है, जब भी आप मिर्ज़ापुर के साइड जाएंगे विंध्याचल क्षेत्र पड़ेगा। विंध्य क्षेत्र ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, यहाँ पर मध्य पाषाणिक उपकरण बहुत मिला हुआ है। मध्य पाषाणिक उपकरण कितने प्रकार का होता है ये हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। मिर्ज़ापुर में मोरहाना पहाड़ है, बगही खोर है, यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। मिर्ज़ापुर में ही लेहखैया है। लेहखैया में 17 नरकंकाल मिले हुए हैं, जिसका सिर जो है पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में सिर है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछेगा तब ये पूछेगा कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सावधान के सिर पश्चिम दिशा में मिले हुए हैं। तो आपको लेखैया लगाना है टिक। 17 नरकंकाल की प्राप्ति हुई है जहाँ पर, और वो इलाका मिर्ज़ापुर में है। ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र था, विंध्य क्षेत्र था, जहाँ पर मध्य पाषाणिक स्थल मिले हुए हैं। दूसरा है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में महदहा और दमदमा पट्टी, ये दो इलाके हैं। महदहा में स्तंभगर्भ, हड्डियों के अन्य कलात्मक वस्तु, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाए जाने के सावधान मिले हुए हैं। ये महदहा में प्रतापगढ़ का इलाका है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक जिला। वहाँ पर स्तंभगर्भ का मतलब होता है जो स्तंभ हैं गड्ढे खोद कर कैसे गाड़े जाएं। हड्डी के अन्य कलात्मक वस्तु जैसे औजार हो गया और रखने का स्थान का लटकाने का वो डंडा हो गया। 2 व्यक्ति एक साथ लेटा करके उनको सावधान किया गया, ये महदहा में मिला है। और प्रतापगढ़ में ही दमदमा पट्टी नाम का एक स्थान है,
जहाँ से ब्लेड, ब्यूरिन, फलक आदि सूक्ष्म लघु पाषाण उपकरण मिले हुए हैं। अर्थात जो मध्य पाषाणिक उपकरण थे, मध्य पाषाणिक उपकरण में कौन कौन से उपकरण थे ये आप देख चुके हैं। फिर वहीं पर 41 मानव समाधान मिला हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्थान आप याद करिएगा। फिर यहाँ पर 41 मानव समाधान मिला हुआ है। भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, हाथी आदि की हड्डी मिली हुई। ये उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में आपने देखा इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का इलाका, जहाँ पर मध्य पाषाण के स्थल और उपकरण की प्राप्ति हुई। अब उत्तर प्रदेश से ही सटा एमपी, मध्य प्रदेश। हमने आपको बताया था कि जब पूर्व पाषाण काल में पढ़ रहे थे तो आदमगढ़ शैलाश्रय के विषय में बताया था। वहाँ पर क्या 600 से अधिक प्राचीन शैलाश्रय मिले हुए हैं। एमपी में एक जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में आदमगढ़ शैलाश्रय पड़ता है, इसको याद करिएगा। जहाँ कभी भी आपसे पूछे कि आदमगढ़ शैलाश्रय की प्राप्ति कहाँ होती है तो एमपी के होशंगाबाद में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हुए हैं। सूक्ष्म पाषाण औजार का मतलब मध्य पाषाणकालीन औजार, जिसकी विशेषता हमने बताया था कि इसको माइक्रोलिथिक का काल भी कहा जाता है। यहाँ पर गोल छल्ले, पालतू पशु, कुत्ता, बकरी, भेड़, सूअर, बारहसिंघा आदि की अस्थियां मिली हुई हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पालतू पशु। पालतू पशु जो मध्य पाषाणकालीन जीवन था, अभी हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, मानवीय जीवन पे। जो मध्य पाषाणकालीन का मानव था, अब वह जंगली जानवरों से धीरे धीरे पशुओं से उसका परिचय बढ़ने लगा। यहाँ पालतू पशु लिखा है, इसका मतलब जानवरों को अब पालतू बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। पालतू कौन से जानवरों को बनाया जाता है और किस दृष्टिकोण से बनाया जाता है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से पालतू बनाया जाता है, जैसे कुत्ता हो गया। मांस के दृष्टिकोण से चाहे जिस जानवर को बना लो। दूसरा, भारवाहन के दृष्टिकोण से पालतू पशु बनाया जाता है। तो पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता था, खेती के लिए बनाया जाता था। तो हालांकि खेती के अवशेष मिले नहीं हैं, लेकिन पालतू पशु चूँकि ये जंगलों में इनका निवास स्थान था, तो पालतू बनाते थे। तो जंगली जानवर जब भी आते थे तो जो कुत्ते भौंकते थे तो इनको एहसास हो जाता था कि कोई जंगली जानवर विशालकाय आ रहा है, हम चौकन्ने हो जाएं। तो इसलिए यहाँ पर पालतू पशु मिला हुआ है। अभी हम मानवीय जीवन में भी देखेंगे। तो पालतू पशु की अस्थियाँ मिली हुई हैं। प्रस्तर उद्योग, यहाँ पर प्रस्तर उद्योग की भी प्राप्ति हुई है। प्रस्तर उद्योग का मतलब एक और धार वाले फलक, मतलब उसका जो धार था एक ही तरफ रहता था, दो तरफ नहीं रहता था। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी क्या है आप लोग बताइएगा एमपी में। पंचमढ़ी के निकट जम्बू द्वीप और डोरोथो द्वीप, यहाँ पे 2 शैलाश्रय मिले हुए हैं, जहाँ से मृद भांड सूक्ष्म पाषाण का चरण प्रारंभ, जहाँ से जो मृद भांड है मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है वो सूक्ष्म पाषाण का चरण प्रारंभ होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन है, छोटे छोटे उपकरण है, वहाँ से ये पंचमढ़ी के निकट जो द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, डोरथो द्वीप, वहाँ से मृदभांड बनाने की कला का प्रारंभ होता है। तीसरा हम आते हैं, ये एमपी हो गया। तीसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पर? महाराष्ट्र में 1956 में KR टिटाड थे। उन्होंने मुंबई के आसपास तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकाना का पता लगाया। मुंबई के जो आसपास तटवर्ती इलाके थे, मुंबई का जो समुद्री एरिया है उसके पीछे जो तटवर्ती इलाका था, वहाँ से इन्होंने पाषाण ठिकाना यानी मध्य पाषाण काल के ठिकानों की प्राप्ति की है। इसके साथ ही साथ नाव, मछली, आहार की वस्तुओं का पता लगाया है। जब नाव, मछली, आहार की वस्तुओं का पता लग गया तो अभी हमने यहाँ पर बताया कि पालतू पशु और नाव बनाएंगे तो लकड़ी की ही बनाएंगे। तो इसका मतलब ये लोग लकड़ी का उपयोग करना सीख चुके थे मध्य पाषाण काल की संस्कृति तक आते आते। और आहार में अब मछली का सेवन किया जाने लगा था, यानी इनको इस बात का पता चल गया था कि मछली हमारे लिए भोजन का कार्य कर सकती है। इसलिए जब नाव आ गया तो इनको तैरना भी आता होगा। तो इस हिसाब से आप एक से एक लिंक कनेक्ट करते जाइए कि नाव का उपयोग क्या है। जब यहाँ पर नाव लिखा हुआ है तो नाव के जितने उपयोग होते हैं वे सब मध्य पाषाणकालीन मानवों में देखने को मिलेंगे। और मछली तो शुरू से ही खाई जाती है, आहार का वस्तु ये लोग देखते थे। तो ये महाराष्ट्र हो गया। आंध्र प्रदेश में भी जो है नागार्जुन कोंडा और रेनीगुंटा स्थल, इन 2 स्थलों पर मध्य पाषाणिक उपकरण और स्थल की प्राप्ति हुई है। कर्नाटक के बंगलौर में जलाल हल्ली नाम का एक स्थान है। बंगलौर में जलाल हल्ली के निकट जो है रोमन लिपि जो डी होता है इंग्लिश का, जैसे हमारा डी है वैसे रोमन लिपि का डी है। अक्षर
उसी डी के टाइप का तीर के तिरछे फलक का उत्पादन होता था। तीर का तिरछा फलक डी अक्षर से मैच करता था। तीर सीधा होता है, लेकिन यहाँ पे जो बंगलौर में मिला हुआ है वो तीर तिरछे बनाए जाते थे कुछ इस तरीके से। जैसे ये तीर तिरछा है तो ये तीर सीधा है, तो इस तीर को ऐसे तिरछे बना देते थे, तो ये डी अक्षर का बन जाता था। और डी अक्षर के बनने के बाद इस पे एक तरफ धार होती थी, और एक तरफ धार होती थी तो जानवरों का गला काटने के लिए या फिर अन्य पेड़ों की कटाई करने के लिए इसको यूज करते थे। यहाँ पर ये प्रस्तर उद्योग की नई श्रृंखला थी जो कर्नाटक के बंगलौर में मिला हुआ है। तिरछे फलकों का उत्पादन डी आकार के, वे प्रस्तर औजार उद्योग की एक नवीन श्रृंखला थी। फिर आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में टेरी समूह था। टेरी समूह क्या होता है? टेरी समूह तमिलनाडु में मिला हुआ है, वो तटवर्ती इलाका था। जो तमिलनाडु में भी समुद्री किनारा है, तो तटवर्ती प्रागैतिहासिक स्थल था वो। और टेरी समूह जो है वो पाषाण कालीन मछुआरा समुदाय था। मछुआरा समुदाय जो है प्रस्तर उद्योग से संबंधित था। तो मछली मारने के लिए जितने भी संसाधन होते हैं वो यहाँ पर मिले, नाव में जितने भी संसाधन होते हैं वो यहाँ पर मिले। पालतू पशुओं को बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। धीरे धीरे इनका पशुओं से परिचय बढ़ने लगा। इस हिसाब से इनका जो स्थान है ये था। अब दो स्थान और हैं, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। आइए हम लोग अब राजस्थान को देखते हैं कि राजस्थान में इन्होंने क्या पाया क्या नहीं। पाषाण काल स्थल कहाँ कहाँ पाया गया है, कहाँ कहाँ नहीं। आइए हम लोग राजस्थान को देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है राजस्थान में? राजस्थान में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है बागौर। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद करिएगा। अभी हम बता रहे हैं क्यों इसको याद करना है। क्योंकि जो बागौर का भीलवाड़ा ज़िला है वो काठौरी नदी के तट पर पाया गया है। बागौर का नहीं, राजस्थान के जो भीलवाड़ा ज़िले में ये पाया गया है बागौर, और ये काठौरी नदी के तट पर पाया गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? 1968 से लेकर के 1970 तक BN मिश्रा द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। इसमें 3 सांस्कृतिक अवस्था पाई गई है। 3 सांस्कृतिक अवस्था का मतलब जो वर्तमान संस्कृति है वो, वर्तमान संस्कृति से पूर्व की अवस्था यानी उच्च पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये सब, और मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बाद की अवस्था, ये 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं। हमने आपको एक चीज़ बताया था, एक बात, एक तथ्य का एनालिसिस किया था कि मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल है। ये भी बताया था कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के कुछ अवशेष पूर्व पाषाण काल में पूर्व पाषाण कालीन से आए हैं और इसके अवशेष कुछ नव पाषाण काल में गए हैं, क्योंकि जो संक्रमण काल होता है वो दोनों में बिलोंग करता है। तो इसका जो उत्खनन कार्य था BN मिश्रा के द्वारा किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल ये जो है यही पूछा जाता है। कहाँ पर है? बागौर में। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ प्राप्त क्या हुआ है बागौर से? जंगली तथा पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई हड्डी। हमने पालतू पशुओं के विषय में अभी बताया जब हम MP को पढ़ा रहे थे, MP होशंगाबाद में, कहाँ कहाँ पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो पालतू पशुओं की हड्डियाँ यहाँ भी प्राप्त हुई हैं। जली हुई हड्डी, मानव कंकाल मिला हुआ है, कब्रें मिली हुई हैं। मानव कंकाल मरने के बाद जो कब्रें होती थी, कब्रें में ये समाधान भी करते थे, जलाते भी थे, दफनाते भी थे। इनको जैसा लगता था वैसा ये करते थे। तो ये जो कब्रें होती थी, जाहिर सी बात है उस पर पत्थर रख करके ढकते थे। इनका जो उद्योग था वो फलकों पर आधारित था। ठीक है, फलक क्या होते हैं? इस तरीके से कोई फलक हो गया, यहाँ पर ये लगा दिए, ठीक है, सीधा ना होकर के कुछ उसमें कलाकृति कर दिए। अब हम आते हैं गुजरात। गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, ये जो नदियां हैं, इनका जो तट है वहाँ पर अक्खज, बलसाना, लंघनाज, कई स्थल मिले हुए हैं इन नदियों के तट पर। बलसाना, अक्खज, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? लंघनाज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा, यही पूछेगा। इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? DH सांकलिया के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन कार्य में कब्रें मिली, 14 मानव कंकाल मिले, सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले,
ब्लेड त्रिकोणीय औजार खुरचनी तक्षणी मिले, 3 सांस्कृतिक अवस्था मिली, अर्धचंद्राकार औजार मिले, मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास क्रम का पता चला। इतना जो है इनकी खुदाई से पता चला। उत्खनन कार्य जब हुआ 14 मानव कंकाल यहाँ पर मिला हुआ है। इसके पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 41 मानव कंकाल या 41 मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। आप अभी मैंने तुरंत बताया था, यही स्थल जब पढ़ा रहे थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से स्थान से 41 मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ से गुजरात के लंघनाथ से 14 मानवीय कंकाल मिले। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी जो यहाँ पर बार बार हम सूक्ष्म पाषाण उपकरण कर रहे हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का मतलब क्या है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाते थे वो सूक्ष्म ही बनाए जाते थे अपनी उपयोगिता के दृष्टिकोण से, ताकि उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, उसमें आसानी हो, हर चीज़ में आसानी हो। तो ये जो है, और दूसरी चीज़ की लंघनाज से मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास क्रम का पता चलता है। जो मध्य पाषाणिक संस्कृति थी उसका विकास क्रम क्या था, उसका पता यहाँ पे चलता है। दूसरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी के वर्धमान जिला में भी दामोदर नदी घाटी है। वर्धमान जिला के वीरभानपुर में बीबी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया 1954 से लेकर के 1957 तक। यहाँ पर क्या मिला हुआ, यहाँ पर भी यही स्थल और उपकरण की प्राप्ति हुई है। ये हम लोग 9 स्थल देखे। पूरा कहाँ कहाँ पर है, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ हम लोग तमिलनाडु। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, राजस्थान का बागौर भिलवाड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और प्रतापगढ़। इलाहाबाद में कहाँ, चौपानी मांडो, और प्रतापगढ़ में कहाँ, सराय नाहर राय, दमदमा। ये सब जो है यहाँ पर मध्य पाषाणिक स्थल की प्राप्ति हुई है। अब हम आते हैं मानवीय जीवन, मानवीय संस्कृति, मानवीय अवस्था, मानव भौतिक अवस्था। ये सब क्या था। पहली चीज कि मध्य पाषाणिक जो मानवीय संस्कृति है उनका पशुओं से धीरे धीरे परिचय बढ़ा। पशुओं से धीरे धीरे परिचय बढ़ने से क्या मतलब है, पहले जो जंगली थे, ठीक है, अब जंगली से वो पालतू में तब्दील हो रहे हैं। यहाँ से आने तक की अवस्था कितने साल लग गए, जरा आप कैलकुलेट करके बताइएगा। क्योंकि पूरा पाषाण काल कब से शुरू होता है, 25 लाख ईसा पूर्व से, और वो कब तक रहता है, 10,000 ईसा पूर्व तक। क्यों, क्योंकि पूरा पाषाण काल 25 लाख से लेकर के 40,000, और 40,000 से फिर 8,000, फिर 8,000 से 4,000। इस हिसाब से आप हमको बताइएगा, पूरा टाइम पीरियड लिखिएगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल की अवस्था क्या है, उसका टाइम हमने एक बताया। पूर्व पाषाण काल 25 लाख से लेकर के टोटल उच्च पूर्व पाषाण तक 10,000, ये जो पूरा पाषाण काल ईस्वी है, यहाँ तक हमने आपको बताया। अब आप टाइम पीरियड का डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। यहाँ पर क्या था, 25 लाख साल से आते आते 8,000 ईसा पूर्व में पालतू बना। यानी कि संस्कृतियों का जो विकास क्रम है, उत्तरोत्तर विकास क्रम है, वो धीरे धीरे अपनी प्रगति है। पहले जंगली आया, जंगली से सुरक्षा की भावना हुई। देखिए कैसे पालतू बना। सबसे पहले क्या था, जंगली पशुओं से सुरक्षा। इनका उद्देश्य क्या था, नदियों के किनारे, गुफाओं में, कंदराओं में इनका निवास स्थान था। ये जिंदा क्यों रहते थे, इनको केवल घूमने और घूमते थे, तो केवल और केवल इसलिए नहीं घूमते थे कि इनको मनोरंजन करना था। घूमना इनका एक उद्देश्य था, क्योंकि ये स्थल को खोजते थे, अपने रहने सहने का ढंग खोजते थे, कुछ न कुछ ये क्रियाकलाप करते थे। तो कंदराओं, गुफाओं, नदियों के किनारे इनका निवास स्थान था। और उन्हीं के किनारे क्यों निवास स्थान था, ये हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं। क्योंकि नदियों के किनारे का पानी मीठा होता है, नदियों जो मीठा पानी था, इसीलिए जो मीठी नदियाँ हैं उनके किनारे इनका स्थल मिला हुआ है। दूसरा, जंगली जानवरों से सुरक्षा और जंगली पशुओं का मांस खाना, गैदरिंग करना, आखेट करना, फल फूल, जंगली पशुओं पर, जंगली फल पौधों पर निर्भरता इनकी थी। दूसरा, वहाँ से जब 25 लाख साल पूर्व से लेकर के 8,000 तक आते आते पशुओं से इनका परिचय बढ़ गया। अब ये पशुओं का उपयोग करना, धीरे धीरे इनके मन में ये भावना आई कि हम पशुओं का उपयोग कैसे करें। जब हथियार में परिवर्तन हुआ, पहले बड़े बड़े हथियार बनते थे, अब छोटे छोटे हथियार माइक्रोलिथिक एरा में ये पहुँच गए।
इस वजह से यहाँ पर आकर के इन्होंने जंगली जानवर से पालतू पशु पर आ गए। अब ये पालतू पशु बनाना सीख गए। इसीलिए आप इनके स्थलों में देखेंगे कि जगह जगह पालतू पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं। पालतू पशु कुत्ते वगैरह ये बनाते रहे होंगे। अस्तित्व के अंतिम चरण तक ये इनका जो 4000 ईसा पूर्व है, ये अस्तित्व का अंतिम चरण है। ठीक है, अंतिम चरण तक ये मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन की भावना कहाँ से आई? पहले ये कहाँ पर अपना चीज़ सामान रखते थे? पेड़ों की खाल पर, गुफाओं पर, पत्थरों को कुछ भी बनाते होंगे तो वहाँ पर ये अपना उपयोग के सामान को रखते थे। अब क्या है? मृदभांड है। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन धीरे धीरे ये बनाना सीख गए। अर्थात कहीं न ये इस तरीके से कुछ बना देते होंगे पत्थर का, फिर उसमें चीज़ सामान रख देते होंगे, तो इनके मन में ये भावना आ उठी। इनका जो बौद्धिक स्तर था, हमने पहले ही बताया था कि उच्च पूर्व पाषाण काल का मानव जो था वो होमो सैपियंस था। तो जब होमो सैपियंस था 1400 सीसी का माइंड था, तो इसके बाद जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ तो क्रियाकलाप करेगा ही। तो जो मिट्टी का बर्तन था उसमें वस्तुओं के रखने के उद्देश्य से ये बनाते थे। जब गोल फर्श ये बना ले गए, कहाँ पर गोल फर्श बना है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो ये मिट्टी के बर्तन अपने यूज के लिए बनाते थे। अंत्येष्टि संस्कार विधि की जानकारी। अंत्येष्टि संस्कार मतलब शव दहन, शव को कैसे गाड़ा जाए, शव को कैसे जलाया जाए, इस हिसाब से ये कहाँ से मिला हुआ है? सराय, नहर राय और महादहा से। ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सराय, नहर राय और महादहा जो है, यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार की इनको, यहाँ से जब खुदाई हुई तो अंत्येष्टि संस्कार की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे ही यही लिखा हुआ है, मृतकों के साथ ये, अगर ये मृतक को गाड़ते थे जमीन के अंदर खोद करके, तो उसके साथ मृतक जितनी अपनी लाइफ में वस्तुओं का उपयोग करता था, वो खाता पीता क्या था, कपड़े क्या पहनता था इत्यादि वगैरह, उपकरण क्या थे, उसके साथ ही ये गाड़ देते थे, जिससे इनके मृतक के साथ इनकी जो गाड़ने की क्रियाकलाप था उससे लोकोत्तर जीवन का पता चलता है। लोकोत्तर जीवन का मतलब इहलोक और परलोक में विश्वास की भावना। परलोक मतलब ऊपर, भगवान, ईश्वर, धार्मिक विश्वास। तो कहीं न कहीं इनके माइंड में ये बात आने लगी कि हम ही सर्वे सर्वा नहीं है, हमसे ऊपर भी कोई है जो हमें कर्म जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत को मानता है। इस हिसाब से लोकोत्तर जीवन की भावना इनके अंदर पनपी। अब आए पत्थर की गुफा पर चित्रकारी नक्काशी। हमने शुरू में ही बताया था कि जो आदमगढ़ का शैलाश्रय है, मध्य प्रदेश की भीम बेटका है, अभी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर पढ़ाते समय हम मुरैना पढ़ाए थे, वहाँ पर जो पत्थर की गुफा थी उस पर ये चित्रकारी करते थे। और चित्रकारी इनका मनोरंजन उद्देश्य नहीं था, अपने विषय में ही पता लगाना, अपने विषय को ही और प्रवीण बनाना इनका कुशलता था। तो ये जो है पत्थरों पर, जो गुफाओं पर, कंदराओं पर चित्रकारी करते थे, उससे इनके क्या क्या पता चलता था? आर्थिक, और उकेरेंगे क्या, वो जो नक्शा था गुफाओं पर, चित्रकारी पर, उससे क्या पता चलता था? आर्थिक, सामाजिक, यौन संबंध, बच्चों का जन्म, पालन पोषण, समाधान, अनुष्ठान इत्यादि, ये सब क्रियाकलाप ये पत्थरों पर चित्रकारी के द्वारा इन सब पता चलता था। ये जो कुछ भी करते थे अपने जीवन में, उससे पत्थरों पर चित्रकारी करते थे। और उसके लिए क्या प्रयोग करते थे? लाल, हरा, पीला, सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता था। इस हिसाब, और पत्थर पर रंगने के लिए लाल, हरा, पीला, सफ़ेद रंग मिलाकर के ये प्राकृतिक रंग होता था, ये अपना ही निर्माण करते थे पेड़ पौधों, जंगली फल फूल पौधों से। इसीलिए अभी तक ये सुरक्षित है, मिटा नहीं है। तो इससे ये जो कुछ भी करते थे, नक्काशी कर देते थे पत्थरों पर, उसका अध्ययन आज के पुरातत्व लोग करते हैं, पुरातत्व विभाग करता है। रेडियो कार्बन विधि से उसका टाइम पीरियड निकाला जाता है, बाकायदा अध्ययन किया जाता है, तब पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, आज से 25 लाख, 8,000, 10 लाख, 12 लाख, वो पहले क्या करते थे, वही किताबों में लिखा जाता है। इनका जो धार्मिक विश्वास था वो किससे प्रभावित था? भौतिक परिस्थिति, पारिस्थितिकी से प्रभावित था। भौतिक परिस्थिति यानी ये सब क्रियाकलाप जो भी बताया, मानवीय जीवन के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप थे, सामाजिक, आर्थिक, उससे, और ये जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश का प्रभाव इनके धर्म पर प्रभावित था। ये तो आज भी होता है। हम अपना धर्म कैसे मानते हैं? हम जैसे प्रभावित होते हैं वैसा पेड़ पौधों की सुरक्षा और पशुओं की सुरक्षा इत्यादि, ये सब हमारे धर्म में भी हैं। तो इससे ये प्रभावित होता था। इस हिसाब से मध्य पाषाण काल की संस्कृति, एक क्वेश्चन से लिखिए, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, या मध्य पाषाण कालीन
संस्कृति का विश्लेषणात्मक विवेचन कीजिए। इसका पूरा ये मेंस का क्वेश्चन था। प्रीलिम्स में ये फैक्ट थे, ये जो फैक्ट है ये सब था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था, मध्य पाषाण काल की संस्कृति पूरी ख़त्म हुई। ख़त्म का मतलब कि इसका जो सिलेबस था वो जो है यहाँ पर आकर के रुका। अब इसके बाद नेक्स्ट नव पाषाण काल है। हम लोग अगला जो लेक्चर लेंगे वो नव पाषाण काल, उसकी संस्कृति, उसके स्थल, उसके उपकरण, उसके मानवीय जीवन का अध्ययन करेंगे।